अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया मार्का है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, तो कल रात जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उनके एजाज़ में एक डिनर का एहतमाम किया, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो सीनियर काबीना के अराकीन, उसके अलावा जो वज़राए आला और कई जो अहम एहलकार थे, उन्होंने उसमें शिरकत की। और जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सियासी क़यादत का जो इस सारे मार्के के दौरान किरदार रहा, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है मीडिया का, उसके किरदार की भी उन्होंने तारीफ़ की। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें ओवरऑल जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, तो दोनों अतराफ से आप कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है वो भी लॉन्च किया गया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज जो हैं वो जा रहे हैं, 4 मुल्की दौरे का आगाज़ कर रहे हैं। कल से तुर्की जाएंगे पहले, और उसके बाद ईरान, आज़रबाईजान और तुर्कमेनिस्तान उनका जाने का वो प्लान है। और इस दौरे का जो बुनियादी मकसद, एक तो आपको पता है कि ख़ास करके तुर्की, आज़रबाईजान, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ना सिर्फ उनकी हुकूमतों ने बल्कि उनके अवाम ने, जो सोशल मीडिया के ऊपर हमने क्लिप्स देखे कि जब पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को जवाब दिया, तो वहाँ की अवाम भी उसी तरीके से खुश थी। तो उसको अब कैपिटलाइज करने जा रहे हैं, पर्सनली उनको शुक्रिया अदा करने भी जा रहे हैं। और ऑब्वियसली इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि फर्दर जो दोनों इन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात उनको सीमेंट किया जाए। कामरान, ये ठीक है। खैर, एक तो जश्न तो जारी रहेगा जितनी बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान को मिली, और शायद पाकिस्तान एक मैं क्लैरिफाई कर दूं, ताजिकिस्तान वो जा रहे हैं, नॉट तुर्कमेनिस्तान। ताजिकिस्तान, वो 4 मुल्कों का दौरा, और इट्स अ राइट अप्रोच बाय द प्राइम मिनिस्टर कि जिन ममालिक ने डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया अदा करना बनता है। और इस दौरान फर्दर भी डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा, खासतौर पर जो तुर्की और आज़रबाईजान का रोल, और उसके उस रोल की वजह से जो इंडिया की तरफ से उनके ऊपर अननेसेसरी एक डिप्लोमेटिक प्रेशर आया, उनको प्रेशराइज किया गया पीछे हटने के लिए। आज़रबाईजान के केस में आपको पता है गालिबन उनकी एक आला हुकूमती शख्सियत ने ट्वीट भी किया, और उसको उन्होंने डिस्प्ले या शो किया कि इंडिया का क्या काम है कि वो हम इकोनॉमिक प्रेशर डाल के हमें पाकिस्तान से पीछे हटाना चाहता है। इसका जो जहाँ पे एक डिप्लोमेटिक एक पाकिस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट विजिट होगा, उसका थोड़ा सा इस विजिट की वजह से IMF का भी एक इशू हमारा चल रहा है, और फिर जो बजट था उसके डिले होने में भी एक वजह, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है। बट हैविंग सेड दैट, जो अभी टेंशन चल रही हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके ऊपर क्या फर्दर कोई डेवलपमेंट है? चीजें अभी परसिस्ट कर रही हैं, टेंशन हाई हैं, या कोई आप समझ रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली कुछ इस पे बैकग्राउंड में कुछ एक चीज जो इसमें ऐड, आज़रबाईजान का आपने जिक्र किया, तुर्की जो है इज ऑल्सो पेइंग द प्राइस, क्योंकि भारत जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, कल भी हमने जिक्र किया था, कई जो उनकी कंपनीज के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको उन्होंने कैंसिल किया है। फर्दर वो जो उनकी रिलेशनशिप है उनको वो रिव्यू कर रहे हैं, और इसलिए आई थिंक तुर्की ने जो स्टांस लिया है, कोई मुल्क ऐसा करता नहीं है। देखें, हर मुल्क को अपने जो इंटरेस्ट हैं वो अजीज होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मफादात को परे रखते हुए, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और दुनिया हमने देखा है कई बाकी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ तिजारत और इकनॉमिक कोऑपरेशन रखना चाहते हैं, और उसकी वजह से ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि पाकिस्तान से मुतालिक, कश्मीर से मुतालिक उनके स्टांस में एक वो वाली आपको एक क्लैरिटी नज़र नहीं आती जो माजी में नज़र आती। तो इसको सामने रखते हुए आई थिंक हैट्स ऑफ टू तुर्की। दूसरी जो आपने बात की, जो टेंशन्स की जहाँ तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, ओवरऑल सीज फायर तो आपको पता है कि अपनी जगह पे होल्ड कर रही है, लेकिन जो भारत की तरफ से मुसलसल अभी भी इस तरह के बयानात आप कह सकते हैं कि सामने आ रहे हैं, जिससे आपको एक इश्तियाल अंगेजी का जो एक एलिमेंट है वो भी नज़र आता है। लेकिन आई थिंक इसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, उससे बहुत सी चीज़ें जो हैं खित्ते के अंदर एक तब्दीली भी आ रही है। और चीन का अदरवाइज जो डिप्लोमेसी करने का तरीका है वो बड़ा खामोशी के साथ, अदरवाइज जो भी उनका अपना गेम प्लान होता है उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो 4 रोज़ा ऑलमोस्ट वॉर थी, उसमें अब जो चीन है बहुत सी चीज़ों के हवाले से खुलकर सामने भी आ रहा है। और एक जो डेवलपमेंट हमने देखी, जिस पर ज़्यादा हमने बात नहीं की, जब इसहाक डार चीन के दौरे पर थे 21 मई को, उनकी वहाँ पर एक जो ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है, यानी कि उसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा ने मेज़बानी की, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के जो वज़राए ख़ारजा हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग है ओरिजिनली बिल्कुल प्लान नहीं थी, ये बिल्कुल आखिरी लम्हात में चीन की तरफ से इस मीटिंग का इनेकाद किया गया, और एक ये गैर रस्मी बुनियादी तौर पर मुलाकात थी। और उस मुलाकात का मकसद क्या है, जो ज़राए ने मुझे बताया, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद हमने देखा कि भारत ने एक कोशिश की
कि वो अफगान तालिबान के साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करें। ये वही अफगान तालिबान है माजी में जिन्हें भारत पाकिस्तान की प्रॉक्सी समझता था, लेकिन अब उसे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, तो उस जो ताल्लुकात के दरमियान एक रुकावट है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाने से मुतालिक। तो शहबाज, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो मुझे पता चला है कि चीन जो है, जैसे मैंने कहा कि माजी में तो वो बिहाइंड द सीन काम, अब वो खुल करके अपने इस खत्ते के अंदर जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो मैदान में सामने आया और उसने एक कोशिश की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक पैचअप करवाया जाए और अफगान तालिबान को भी ये बताया जाए कि ये आपके इंटरेस्ट में नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ इस तरीके से मामलात ख़राब करें और आपका जो मुस्तकबिल है, आपकी जो अलाइनमेंट है वो इस रीजन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे, पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे तो फ़ायदा आपका है। जो सी पैक है, बात है कि उसको एक्सटेंड किया जाएगा अप टू अफगानिस्तान, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं उसमें भी आपको मदद मिल सकती है। उसमें जो सबसे की पॉइंट था, जो चीन की वजारत खारजा ने स्टेटमेंट जारी किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ये अग्री किया है कि मौजूदा जो उनके ताल्लुकात हैं उनको अपग्रेड करेंगे और एम्बेसडर्स का जो तबादला होगा, क्योंकि अभी इसका मतलब है कि क्या अभी जो है फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने जा रहा है अफगानिस्तान? देखें, जो रिकग्निशन वाला जो एलिमेंट है उसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कई ऐसे ममालिक, उसमें आई थिंक चीन सर फहरिस्त है जिसने अपना सफ़ीर फुल टाइम भेजा था अफगानिस्तान। फिर जो तालिबान ने अपॉइंट किया था अपना सफ़ीर चीन, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन फिर भी वो फॉर्मल रिकग्निशन उस तरीके से नहीं है। बट आई थिंक स्ट्रिक्टली अगर आप देखें कि एक तरह से जब आप एम्बेसडर भेज देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो आप क्लोज टू रिकग्निशन होते हैं। लेकिन इसमें जो एक पहलू है, जब अगले दिन इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने खुलकर उसके हवाले से कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बात हुई है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसके हवाले से ड्यू डिलिजेंस करेगा और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करेगा और उसके बाद ही कोई फैसला करेगा। और जो मेरी ज़राए से बात हुई है कि शायद पाकिस्तान अभी इतना जल्दी में नहीं है। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि अभी भी अफगान तालिबान के साथ हमारे ऐसे पेंडिंग इश्यूज हैं, ख़ास करके जो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान वाला है, और जब तक उसको हल नहीं कर लिया जाता तो शायद हमें थोड़ा सा ये फैसला करते वक्त एक सोच विचार करनी चाहिए। बहरहाल चीन की जो ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये पैचअप होना चाहिए ताकि हम जो लार्जर पिक्चर है इस रीजन के अंदर, जो थ्रेट हमें अमेरिका की तरफ से या फिर भारत की तरफ से मिल रही है, उसको काउंटर किया जा सके। देखते हैं आगे इस पर क्या होगा। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो आने वाला बजट है उसमें एक हफ्ते के लिए ताखीर हुई है, उसकी ताखीर की क्या वजह है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो बजट अगले माली साल का, पहले हुकूमत का प्लान ये था कि बकरा ईद से पहले बजट पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि बजट जो है वो ईद से पहले नहीं बल्कि ईद के बाद प्रेजेंट किया जाएगा। इसकी शहबाज क्या वजूहात हैं? एक तो जो IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था उसके साथ भी हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो कम से कम कंक्लूड हुए हैं, लेकिन शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तय होना बाकी हैं। क्या ये बुनियादी वजह है क्योंकि IMF का ऑब्वियसली बगैर उनके इनपुट के, बगैर उनकी अप्रूवल के ये बजट तो पेश नहीं किया जा सकता? या आप पहले बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो ऊपर तले कुछ विजिट्स करने थे, इसकी वजह से भी थोड़ा ताखीर हुई है? कामरान, इस दफ़ा हुकूमत की कोशिश थी कि ईद से पहले वो बजट अनाउंस कर दे। 2 जून की जो डेट है वो तय पा गई थी और 1 जून को सर्वे इन्होंने लॉन्च करना था। उसकी 2 बड़ी वजूहात हुई हैं, जैसा कि आपने खुद कहा कि IMF के बगैर तो पाकिस्तान में जो माली जो पाकिस्तान के मामला हैं, एक चिड़िया भी वहाँ पे पर नहीं मार सकती। इस हद तक अब IMF का कंट्रोल है। पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात हुए वो तकरीबन 10 दिन के लिए हुए बजट के हवाले से, जिसमें 4-5 दिन वर्चुअल डिस्कशंस थी। जो हमारी टेंस सूरत हाल बन गई थी विद इंडिया और एयर स्पेस भी बंद रही कुछ अर्सा। तो पहले चंद दिन इन्होंने टर्की से मुज़ाकरात किए वर्चुअली, उसके बाद फिर IMF की जो टीम थी वो पाकिस्तान आई वीकेंड के ऊपर, लास्ट वीकेंड के ऊपर, और ये जो पूरा हफ्ता था उनकी इस्लामाबाद से मुज़ाकरात होते रहे। ताहम खबर ये है कि IMF के साथ पाकिस्तान के जो बजट के हवाले से मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल नहीं हुए, वो नामुकम्मल है। और IMF की जो टीम है वो कल रात वापस जा चुकी है। इसके हवाले से एक बाकायदा इलामिया भी आया है IMF की तरफ से कि जो बजट के ऊपर डिस्कशंस हैं वो अभी कंक्लूड नहीं हुए और हम ये डिस्कशंस जो है वर्चुअली जारी रखेंगे। तो ये एक नाज़रीन के लिए बड़ी खबर है
कि अभी तक पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात हैं बजट के हवाले से वो नामुकम्मल हैं। IMF की टीम जो है वो वापस जा चुकी है और 3-4 जो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात नामुकम्मल हैं, उसमें एक वजह यह है कि जो हुकूमत कुछ सेक्टर्स को रिलीफ देना चाह रही है, जिसमें ख़ास तौर पर सैलिड क्लास है। फिर जो हुकूमत का एक जो फेवरेट एक सेक्टर है वो रियल एस्टेट का, जिसके ऊपर हम बाद में करेंगे। रियल एस्टेट को हुकूमत रिलीफ देना चाह रही है, IMF नहीं मान रहा। साथ ही उसके कुछ और टैक्स मैयर्स हैं जिसके ऊपर अभी तक इनका इतफाक नहीं हुआ। और मेरी इतलात कुछ ऐसी हैं कि जो टैक्स टारगेट पहले 14,307 अरब रुपए का था, उसको कम करके 14,070 अरब रुपया प्रपोज किया गया अगले साल के लिए, उसके ऊपर भी अभी इतफाक नहीं है। दो और चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के 2-3 बड़े हेड्स होते हैं अखराजात के, उसमें भी अभी कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तफाक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी ओपन है, जिसकी बाकायदा ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जो है वो IMF ने अपनी प्रेस स्टेटमेंट में दी है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इस हद तक कहा है कि जो मुज़ाकरात है अभी जारी रहेंगे। वजूहात क्या है IMF ने ऑफिशियली नहीं बताया, लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि जो टैक्स वाली एरिया है पाकिस्तान का सबसे वीकेस्ट एरिया जो है वो सामने आया है। जैसा कि ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि जो इस वक्त जो FBR की कारकर्दगी है, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है FBR के ऊपर, बहुत सारे प्रपोजल्स अप्रूव हुए। अभी पिछले चंद दिनों में तकरीबन 55 अरब रुपए के जो FBR से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे वो अप्रूव किए गए हैं, जिसमें मैसिव किस्म की प्रोक्योरमेंट्स भी हैं। तो कामरान, इसके बावजूद जो ओवरऑल सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। FBR जो है अपने जो अहदाफ है वन आफ्टर अनदर, हर महीने पहले 5, 10, 15 अरब रुपए से टैक्स शॉर्टफॉल आता था। ये ऐसा माली साल शुरू हुआ है कि 100 अरब रुपए से नीचे तो FBR सांस से नहीं लेता, हर महीने 100 अरब से ज़्यादा वो ऐड कर रहा था ऑन एन एवरेज। तो ये एक सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है पाकिस्तान की। दूसरी वजह वही है जो आपने कहा था, एक तो बजट ओपन हो गया, अभी तक कंक्लूड ही नहीं, और जब तक बजट IMF के साथ कंक्लूड नहीं होगा तो पार्लियामेंट में पेश नहीं हो सकता। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर का जैसे आपने खुद फरमाया, पहले भी हमने पार्ट में जिक्र किया, इसके हवाले से 2-3 जो बजट के प्रोसेस होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मंजूरी भी ज़रूरी होती है। एक तो उसमें जो होता है नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होती है हर साल, जो एक आइनी इदारा है। NEC जो है, NEC को चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ चारों सूबाई जो वज़राए आला हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं अलॉन्ग विद फ्यू फेडरल मिनिस्टर्स। तो NEC 2 काम करती है, एक तरक्याती बजट की मंजूरी देती है और दूसरा उसका जो मैंडेट होता है वो जो पाकिस्तान के की मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, GDP ग्रोथ रेट क्या होगा, सेविंग क्या होगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये अहदाफ इसकी भी NEC मंजूरी देती है। उसका भी इजलास प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी की वजह से हो नहीं सकता। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, अब ये लग रहा है कि ईद के फौरन बाद शायद तीसरे या चौथे दिन ये बजट पेश किया जाएगा। तो एक तो पूरी ज़ाहिर वजारत ख़जाना की भी ये ख्वाहिश होगी कि पहले बजट पेश हो जाता तो आराम से वो ईद की छुट्टियां चले जाते। फिर आपको पता है कि ये नेशनल असेंबली में पेश होता है और आपको वहाँ पर तमाम जो कम अज़ कम जो रूलिंग कोalition है हाजिरी लगवानी होगी। तो इसका मतलब है कि इस दफ़ा वो एक्सटेंडेड जो वेकेशंस हैं वो तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं या फिर जो वजारत ख़जाना में जो लोग बजट वगैरह बनाते हैं, तो इस दफ़ा वो उनको छुट्टी नहीं मिलने वाली। कामरान, उनको भी नहीं मिलेगी छुट्टी और आपको और मुझे भी नहीं मिलेगी। आपके बगैर तो बजट बन नहीं सकता, और जब तक हम आपको खुश नहीं करेंगे, आपकी जेबें नहीं भरेंगे, तो फिर बजट तो नहीं बनता। जेबें भरें तो फिर हम ईद वाले दिन भी काम करने के लिए आप जेबें नहीं भरते। आपकी जेबें भरने का जेब भरने की बात कर रहे हैं, जेबें तो आप खाली कर रहे हैं। क्योंकि मैं अगला जो पॉइंट जो शायद बाकी तो टेक्निकल टर्म्स होती है ना कि ऑलरेडी हम जो पेट्रोलियम लेवी है उसकी मद में गवर्नमेंट जो है वो 78 रुपये पर लीटर जो है वो चार्ज कर रही है। ठीक है, टैक्स ही है क्योंकि उसका नाम वो मुख्तलिफ बदल देते हैं। तो सुना है कि अब इसको फर्दर गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज़ करने का सोच रही है। कुछ मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि शायद 100 रुपये तक लेकर जाने का सोच रही है। तो मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो कहा जा रहा है कि प्राइसेस वैसे भी नीचे आई हैं, तो भले जितनी प्राइसेस नीचे आती रहें, कम से कम ये जो पेट्रोलियम लेवी के मद में अगर लेट से कि 90 रुपये करते हैं या 100 रुपये करते हैं, वो तो सीधा सीधा आपने कौमी खजाने में जमा कराना ही कराना है। तो वो आप जेब भरने की बात करें, ये तो खाली होने की बात हो रही है। नहीं, उधर से लेंगे तो आपकी जेब भरेंगे ना, ये भी तो होता है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, वो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो स्ट्रेटजी थी वो पिछली दफ़ा भी गलत थी और इस दफ़ा भी मुझे लगता है कि वो कोई इतनी मुनासिब स्ट्रेटजी नहीं है। पिछली दफ़ा आपको पता है कि उन्होंने 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट रख दिया था, जिसमें बहुत बड़ा रोल एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग मिनिस्टर उनका भी था। हम पहले दिन से कह रहे थे अनरियलिस्टिक बजट है। उस 1400 अरब रुपए की वजह से खाम खा का एक जो बोझ आया वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर आया। IMF ने कहा अगर खर्चा कर रहा है तो टैक्सेस बढ़ाओ। फिर टैक्सेस किसके बढ़ने थे? तनख्वाहदार तबके के। वही है जिसके गले पे छुरी चलती है। ताजर तो बड़े इनके वो हैं, इनके ब्लू आइड है। ताजरों की जो टैक्स कंट्रीब्यूशन इस माली साल में, कामरान जरा दिल थाम के सुनिएगा, जो ताजर 2 स्कीम है जिसका इतना ढंडोरा पीटा गया था, 40 लाख रुपया भी नहीं है और हमने 437 अरब रुपये सैलिड क्लास ने पे किया है। तो PSDP इस दफ़ा भी
जो एक इशू है, जो सीलिंग दी थी बजट की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पीएसडीपी के लिए 921 अरब रुपए की थी, जबकि अब एहसन इकबाल और जो इत्तेहादी जमातें उनकी तरफ से डिमांड आ रही थी ये पैसा कम है। तो नाज़िर, मेरी जब एहसन इकबाल साहब से कल बात हुई खबर करने से पहले, तो प्लानिंग मिनिस्टर ने फरमाया कि पीएसडीपी का जो साइज़ है वो अब 1000 अरब करने के पे इतफाक हुआ है। ये उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात कही है। 1000 अरब का मतलब ये है कि ये पिछले साल के लेवल से तो कम हो गया, लेकिन क्या 1000 अरब भी पाकिस्तान फाइनेंस कर सकता है इन हालात में? मेरा ख्याल शायद वो मुमकिन नहीं है। तो एक इतला ये भी है कि जो एडिशनल इनको 79 बिलियन रुपीज़ मिलेगा, उसके लिए स्लाइटली पेट्रोलियम लेवी का रेट भी इंक्रीज हो सकता है। बट ओवरऑल जो दूसरा बजट प्रपोजल है वो ये है, जो भी कामरान भी बात कर रहे थे, कि पेट्रोलियम लेवी का जो रेट है, जो उसकी अथॉरिटी टू लेवी है, वो अभी लॉ के अंदर इन्होंने अभी ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम ये की थी। पहले तो रेट ये 70 रुपये था, उस अभी उन्होंने तरमीम ये कर दी, हुकूमत जितना उसको जिस हद तक मुकर्रर करना चाहे, तो शायद बजट में उसके ऊपर जो मैक्स कैप लगा देंगे वो 100 रुपये की लगा देंगे। और इनका ख्याल ये है कि शायद मुख्तलिफ फेजेज़ में 5 रुपये एक कार्बन लेवी भी इंट्रोड्यूस होगी। बहरहाल बजट के हवाले से चीज़ें काफ़ी अभी टेंटेटिव है। एक और बड़ा मैयर जो प्राइम मिनिस्टर लेने जा रहे हैं बजट में, जिसका पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स तमाम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर, वो है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को सडनली ओपन कर देना फॉरेन कंपटीशन के लिए। क्या पाकिस्तान की इकॉनमी ये सारा सस्टेन कर सकती है? इसके ऊपर बात करेंगे छोटी सी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि पाकिस्तान में जो इंपोर्ट टैरिफ्स हैं, उनके जो स्लैब्स हैं, वो अगर एग्जिस्टिंग 5 है तो उनको कम करके 4 किए जा रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो इंपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट टैरिफ है, जो चीज़ें हम मंगवाते हैं बाहर से, वो कम उस पर हो जाएगा, मीन के ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम शहबाज उसके अंदर ये है कि जो लोकल हमारी इंडस्ट्री है वो हमेशा उनकी तो ख्वाहिश होती है कि बाहर से कोई चीज़ तो आई नहीं, सिवाय इसके कि जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो तो आता रहे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ बाहर से इंपोर्ट ना हो और सस्ती जो इंपोर्ट हो, जो उनकी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाए। तो ये जो फैसला गवर्नमेंट ने एकदम लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने, इसका मेरे ख्याल में लोकल इंडस्ट्री से एक बैकलैश आ रहा है इस वक्त। इसका बैकलैश लोकल इंडस्ट्री से अच्छा खासा आ रहा है। देखिए, जो प्रोटेक्शन की अगर जो पॉलिसीज़ होती हैं ना इंडस्ट्री के लिए, अगर हुकूमत ने उसको एड्रेस भी करना है, उसको प्रोटेक्शन को कम करना है, तो एक ग्रेजुअल एक फेज मैनर में होता है। पाकिस्तान के 2-3 बड़े मखसूस हालात हैं जो दुनिया से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर 1, हमारा चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से पहले ही चाइनीज गुड्स का पाकिस्तान में इन्फ्लक्स है। हर जगह आपको मेड इन चाइना की प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। चंद सेक्टर्स हैं जहां पे आपकी लोकल इंडस्ट्री, पूरी दुनिया का फिनोमेना है, पूरी दुनिया, लेकिन पाकिस्तान हर तरफ यहाँ पे फ्रेट कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, तो मेड इन चाइना का एक फैक्टर है। दूसरा इसके अंदर फैक्टर ये है कि जब आपने इंडस्ट्री को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोटेक्शन दी है, तो आप जब सडनली उसकी प्रोटेक्शन को कम करते हैं तो इंडस्ट्री की तरफ से एक रिएक्शन आता है। लोगों ने अपने जो बिजनेस प्लान्स बनाए होते हैं 3 साल 5 साल के बनाए होते हैं, हुकूमत जो वो सडनली पॉलिसी चेंज कर देती है, हुकूमत टाइम नहीं देती। यहाँ पे ये जो प्लान है, जिसमें इनिशियली तो आईएमएफ के साथ तो ये तय पाया था कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम 5 साल के अरसा में जो एग्जिस्टिंग जो ड्यूटीज़ हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़, उसको 43% तक कम किया जाएगा। लेकिन जब यह चीज़ प्राइम मिनिस्टर के पास गई तो प्राइम मिनिस्टर ने जितनी ड्यूटीज़ कम होनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा उन्होंने उसका अप्रूवल दिया। तो मोर देन द आईएमएफ जो हमसे उनसे मांगा, हमने उससे ज़्यादा दे दिया, जिसकी वजह से एग्जैक्टली अब रिएक्शन आ रहा है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट के ऊपर हम अपने गेस्ट को भी डिस्कशन में ज्वाइन करवाएंगे, वो है कि पाकिस्तान के रिजर्व तो है कोई नहीं। 11 अरब डॉलर के हमारे पास टोटल गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। अगर हम इतनी प्रोटेक्शंस कम करते हैं तो इम्पोर्ट्स का जो इन्फ्लक्स आएगा, क्या हम उसको सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लोकल जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे फैक्टर्स। तो मेरे ख्याल में इस पर ले लेते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन कॉमर्स। तो बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने के लिए। यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि बिल्कुल वैसे तो ऑन द फेस ऑफ इट होना चाहिए, आपकी जो मार्केट है इतनी कंपैरेटिव होनी चाहिए कि बाहर से कुछ चीज़ अगर आती भी है तो लोकल आपकी मार्केट के अंदर इतनी सख्त हो कि उसका मुकाबला कर सके। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान की मईशत ऐसी है तो नहीं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स की पोजीशन है, डू यू थिंक इट इज़ अ वाइज डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि आप इकोनॉमी को एकदम से खोल दें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इसमें जो की है वो ये है कि इस बजट से हम ये सारा कोई प्लान इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रहे। ये एक 5 साल की स्कीम है
जिसके अंदर ग्रेजुअली आपने 5 सालों में आरडी को जीरो पे लेके जाना है, जो रेगुलेटरी ड्यूटी है। एसीडीज को आपने 4 सालों में जीरो में लेके जाना है, और सीडीज जो है, जो कस्टम ड्यूटी है, उसको आपने एक तो 5 स्लैब से 4 स्लैब्स में, और वो भी आपने फिर अगले 4 साल के अंदर अंदर जो मैक्सिमम स्लैब होगा वो 15% होगा। तो ये वी आर मूविंग टूवर्ड्स ट्रेड लिबरलाइजेशन। देखें इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी मुल्क फॉलो करता रहा, और हमने बहुत सारी प्रोटेक्शन दे दी, और कुछ रेवेन्यू मेजर जो हैं हर बजट में एफबीआर के कहने पे लिए, तो हमने अपनी इंडस्ट्री को ओवर प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, उनकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमें देखनी चाहिए थी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, वो हमें नहीं नजर आई। तो अब हम समझते हैं कि इससे एक तो हम एक्सपोर्ट इनेबलिंग एनवायरनमेंट में जाएंगे, जहां रॉ मटेरियल इंटरमीडिएटरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब जीरो रेटेड हो जाएंगे अपना टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करके आप एक्सपोर्ट मार्केट को टैप कर सकते हैं। और हमारी इंडस्ट्री के पास भी 5 साल अब मौजूद है कि 5 साल में अपने आप को वो कंपेटिटिव करें, अपनी रिसोर्सेज को रीलाइन करें, उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें, और ठीक हो जाए। मेरे ख्याल से ये इट इज अ गुड पॉलिसी। जो कंसर्न है आपने शो किए कि डॉलर के ऊपर एकदम से बोझ पड़ जाएगा, देखें फौरी तौर पे तो नहीं ऐसा होने जा रहा कि अब इस साल जो रिडक्शन होगी कि उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, या कोई जो है और वो सारा इंपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इसके अंदर हम डेफिनेटली हम देखेंगे कि एक लैग के साथ एक्सपोर्ट्स भी पिक करेंगी। तो इसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है। अच्छा राणा साहब, एक तासुर ये है कि ये जो इंपोर्ट टैरिफ प्लान है, इसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है जो यूके के इकोनॉमिस्ट है स्टीफन डर्कन, उनका है। तो मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि हुकूमत का झुकाव जो है वो गैर मुल्की जो एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनकी तरफ क्यों है? क्या स्टीफन डर्कन को पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेहतर पता है या राना एहसान को बेहतर पता है? देखिए शहबाज साहब, मैं इसको इस जो ये जो मौकफ है कि स्टीफन डर्कन ने ये शायद प्लान बनाया है, मैं इसको टोटली तौर पे रद्द करूंगा। देखें स्टीफन डर्कन के साथ मुशावरत, वो भी मेंबर था एक लार्जर कमेटी में, इसमें मंजूर साहब, एजाज नबी और इकोनॉमिस्ट एकेडमियंस थे, लेकिन उसके साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री ने खुद जो है एक टैरिफ लिबरलाइजेशन प्लान कोई आज से 8-9 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर को पेश किया था। फिर उसकी मॉडिफिकेशन हो के ये आज प्लान ये फाइनल हुआ है कि जिसके अंदर ऑल अक्रॉस हम करने जा रहे हैं। तो स्टीफन डर्कन वहां एक मेंबर है, उसकी इनपुट है, लेकिन ये प्लान स्टीफन डर्कन का लिखा हुआ नहीं है। उसकी इनपुट मौजूद हो सकती है, लेकिन ये लार्जली जो है ये पीएम ऑफिस और राणा साहब, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के प्लान की आप बात कर रहे हैं, इवन के जो आपकी आखिरी मीटिंग थी उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने तो 6 स्लैब्स का कहा था, और उन्होंने तो 15% को जो मैक्सिमम स्लैब रेट करने का मुखालफत की थी। वजारत सनत और पैदावार ने इसकी मुखालफत की है। तो फिर ये फैसला जो है, क्या प्राइम मिनिस्टर ने स्टीफन डर्कन की एडवाइस के ऊपर और डॉक्टर एजाज ने भी इन लोगों की एडवाइस के ऊपर नहीं लिया? नहीं, देखें फिर आप दुरुस्त कह रहे हैं, कोई अगर कोई रिजर्वेशंस पहले थी भी, क्योंकि अब एक प्लान अप्रूव हो गया है, तो एवरीवन इज ऑन बोर्ड। और इसमें अब मिनिस्टर इंडस्ट्रीज हो, कॉमर्स हो, फाइनेंस हो, एफबीआर हो, हर कोई इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है, और अगर किसी इंडस्ट्री को जो है सवेयर कोई इश्यूज पैदा हो जाते हैं, तो वो एक टर्म और टीओआर जो है वो इसी मकसद के लिए है कि एनी इंडस्ट्री विच इज इन क्राइसिस, तो उसका फिर जो मामलात हैं वो स्टीयरिंग कमेटी देखेगी, और नॉन टैरिफ बैरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या टैरिफ के अलावा जो है सपोर्ट हम दे सके, वो हम उसके ऊपर जरूर जो है नजरसानी करेंगे और इसको मॉनिटर करते रहेंगे। फिर मैक्रो इकोनॉमिक जो आपने डॉलर का कहा कि एकदम से डॉलर पे जोर पड़ेगा, तो वो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उस कमेटी का कि उसने मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है, और अगर कोई ऐसी चीज डेवलप होती है तो उसके साथ फिर वो अपनी सिफारिशात दे सकते हैं। तो ये स्टीयरिंग कमेटी बनाने का मकसद है कि अगर ऑन द गो। जी साहब, एक जो आप कह रहे हैं कि जो फैसला हुआ है और जो इम्प्लीमेंट होगा, ये एक फेज्ड मैनर में होगा, यानी कि अगले 5 सालों में। लेकिन इस फैसले के मुताबिक जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर से जो ट्रेड वेटेड एवरेज टैरिफ है वो 10.6% से कम होकर
5-6% तक आ जाएगा। डू यू थिंक कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो इस कंपटीशन के लिए तैयार है? आई एम श्योर कि इंटरेक्शन आपकी हुई होगी जो लोकल हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए, बिल्कुल हमारी जो है वो हर रोज जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उनसे हमारी मुलाकात भी हो रही है, उनके कंसर्न्स भी हम सुन रहे हैं और उनके कंसर्न्स फिर हम उस स्टीयरिंग कमेटी में भेज रहे हैं कि वो उसके ऊपर कोई फैसला कर लें। लेकिन देखिए, जो बात वही है कि अगर तो जिस इंडस्ट्री ने अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है, जिसने अपनी प्रोडक्टिविटी को देखा है, उसको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने अपनी इंडस्ट्री की एनहांसमेंट पे फोकस ही नहीं किया और वो लेफ्ट राइट वो देखता रहा है, डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन ये कब तक हो सकता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो दांव पे लगा के या उनको आप एक हैंडीकैप रख के आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर रेंट सीकिंग की इजाजत दें? तो देखें, ये मकसद जो इस हुकूमत का है वो रिफॉर्म्स लाना है। ये हुकूमत समझती है कि हमें अब अपना जो इम्बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का, उसको दुरुस्त करना है। और हम जो एक रेंट सीकिंग और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पे हमने जो अपनी प्रोडक्टिविटी एक बॉटम पिट पे रखी हुई है, उसको हमें पुश करना है। तो डेफिनेटली इसमें लूजर्स भी होंगे, लेकिन हम समझते हैं एट द एंड ऑफ द गेम पाकिस्तान विल विन, एक्सपोर्ट्स विल विन इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें राणा साहब एक बात बताइएगा, अभी आपने फरमाया कि इंपोर्ट टैरिफ्स कम होंगे तो उससे पाकिस्तान की बरामदात बढ़ जाएंगी। ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे जब इंपोर्ट्स कम होंगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी? अगर बढ़ जाएंगी तो अभी जो आपकी मंथली एक्सपोर्ट आ रही है 2.5 से 2.8 बिलियन डॉलर तक, तो ये जून 2026 में कितनी होगी? क्या वर्किंग है आप लोगों की इसके ऊपर? देखिए, ये कोई एक साल में नहीं होगा, ये मीडियम टर्म के अंदर जो है इसके अंदर आपको जरूर एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। ऐसे नहीं है कि आपने टैरिफ कम किए और कल से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। ऑब्वियसली ये एक रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। लोग एक्सपोर्ट साइड पे अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे और तब फिर ये जाके सारा मामला होगा। तो एक ट्रांजिशन है, इट इज अ ट्रांजिशन। तो जो एग्जैक्ट इसके ऊपर जो एक आपने कहा कि फौरी बेनिफिट नहीं होगा, अगर मीडियम टर्म की भी राणा साहब बात कर लें, आपने इंपोर्ट टैरिफ कम कर दिया, हम अज्यूम कर लेते हैं उससे इंडस्ट्री को फायदा होगा, लोकल प्रोटेक्शन कम होगी तो बाहर की तरफ जो फैक्ट्री है वो जाएगी एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके साथ 3-4 और लवाजमात भी होते हैं जो हाई कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कवर करते हैं, जिसमें आपके टैरिफ्स हैं, आपकी जो टैक्सेस हैं, उसके अंदर खास तौर पर आपकी जो एनर्जी प्राइस है वो है। तो पहले हम कहा करते थे एक्सचेंज रेट की वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं होती, अब हमारी रिजिडिटी एक्सचेंज रेट की, हमने 100% रुपया डी वैल्यू कर दिया, एक्सपोर्ट वहीं की वहीं खड़ी हुई। अब हमने टैरिफ भी कम कर दिया, अगर फिर भी एक्सपोर्ट वहीं खड़ी रही तो फिर क्या करेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है शहबाज साहब, टैरिफ तो इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स। उसके अलावा आपकी जो टैक्स रजीम है वो रीजनली कंपेटिटिव होनी चाहिए, वो बहुत करोसिव नहीं हो सकती। उस पर भी इस बजट पे काम कर रहे हैं कि टैक्सेस को जो है कोई बेहतर जो है वो किया जाए। उसके अलावा आपकी यूटिलिटी प्राइसेस हैं जो मैटर करती हैं, आपके प्रोविंशियल जो एक्साइज या सेस लगे हुए हैं वो खत्म होने की जरूरत है। उसके अलावा आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, फिर और दीगर जो है वो चीजें हैं, आपकी पोर्ट की कैपेसिटी है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स हैं। तो ये सारी चीजों में जो है वो सेपरेटली हर वजारत जिससे वो रिलेटेड है वो भी एफर्ट कर रहे हैं। हमने शुरुआत टैरिफ से लिया है, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर ये बाकी चीजें ना हुई तो फिर उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए होल ऑफ द गवर्नमेंट जो है अप्रोच जरूरी है और बाकी रिफॉर्म्स का भी कामयाबी से इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। जो आईएमएफ की जो मुख्तलिफ जो 11 शराइत सामने आई हैं, उसमें एक शर्त ये भी है कि जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो गवर्नमेंट खत्म करे, पार्लियामेंट में एक कानून साजी भी लाए और फैसिलिटेट भी करे जो कमर्शियल इंपोर्ट है गाड़ियों की। इसके हवाले से गवर्नमेंट का क्या स्टांस है? क्योंकि ये भी एक ऐसा इशू है जो लोकल हमारे असेंबलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी तरफ से ऑब्वियसली रद्द-ए-अमल आ रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी तो इंडस्ट्री जो वो बैठ जाएगी। देखिए, उसके अंदर हम जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मॉनिटर किया जा रहा है, एनवायरनमेंट के लिहाज से स्टैंडर्ड्स को देखा जा रहा है। इंडस्ट्री और चीज़ों को देख रही है कि हम एक डंप यार्ड ना बन जाएं कि सेकंड हैंड कार्स जो हैं जो बिल्कुल ही फारिग हैं, जिनकी तो एक नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर जो है वो काम हो रहा है कि वी वांट क्वालिटी और हमें जो है वो
बिल्कुल जंक नहीं चाहिए, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर इस चीज को भी देखा जा रहा है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या असेंबली है गाड़ियों की, उसके ऊपर काफी हाई टैक्सेस भी लगे हुए हैं। तो कहाँ से हम उस चीज को कवर कर सकते हैं कि दे रिमेन कंपेटिटिव? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वैसे भी जो है ऑटो पॉलिसी के तहत है, तो उनके जो एसीडीज हैं और सीडीज हैं वो तो इस साल उनको टच नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द पॉलिसी जो 21-26 कार्बन पॉलिसी है ऑटोमोबाइल की। तो उनकी आरडीज को सिर्फ जो है आरडीज में कमी लाई जाएगी, उसके अंदर कमी होगी, और आरडी का जो हाईएस्ट स्लैब है वो 30%। आपका बहुत शुक्रिया, आपका व्यू आ गया। नाजरीन, ये एक बड़ा ही एक डेलिकेट मैटर है कि हुकूमत ने इकोनॉमी को ओपन करने का फैसला किया है। इसका जो माजी का तजर्बा तो ये बताता रहा कि जब पहले बात करते थे एक्सचेंज रेट की, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, 100% तक डीवैल्यूएशन हुई, महंगाई हुई, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। अब कहा जा रहा है कि टैरिफ कम कर दो तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। वो भी लगता है कि अगर ये काम कल को ये चीज नहीं होती, उल्टा उसका नुकसान ये हो जाए, इंपोर्ट्स बढ़ जाए और फिर रुपए की कदर के ऊपर दबाव आए। तो लगता है ऐसे है कि हुकूमत ने अपना होमवर्क कंप्लीट किए बगैर सडनली जो कुछ इन्होंने प्राइवेट जो एडवाइस लिया पाकिस्तान से और मुल्क से बाहर से, उसकी बेस के ऊपर ये फैसला कर लिया जो शायद इंडस्ट्री के लिए बेहतर ना हो। यहां हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर की। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि आजकल के महंगाई के दौर में अपना घर बनाना एक मेरे ख्याल में नामुमकिनात में से लगता है, लेकिन कुछ ऐसे मंसूबे भी अब ख़ास करके इस्लामाबाद में शुरू किए जा रहे हैं जो यकीनी तौर पर वो लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शेखानी साहब, ये पैटर्न इन चीफ हैं आबाद एसोसिएशन फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। तो बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा आजकल जो जिक्र हो रहा है कि काफ़ी एक आम जो लोग हैं उसे अफोर्ड कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि इतनी महंगाई है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप इतने जो सस्ते घर लोगों को बना के देने का एक वादा कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा, बेसिकली जो एसोसिएशन बिल्डर एंड डेवलपर से हम उसमें काम कर रहे थे लास्ट 10 सालों से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। गवर्नमेंट से भी काफ़ी डिस्कशंस हो रही थी, कुछ कच्ची आबादियों पे काम कर रहे थे, कुछ स्लम्स पे काम कर रहे थे, लेकिन आउटपुट नहीं था। बेसिकली गवर्नमेंट के साथ अगर कोई चीज़ करने जाते हैं तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं आती और चीज़ें ब्रेक हो जाती है तो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। इसी तरह हम डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट भी किए, लेकिन वही पॉलिटिकली जब चीज़ें चेंज होती थी तो रुक जाती थी। हमने खुद ही डिसाइड किया, मैंने एज अ पैटर्न चीफ आबाद भी थे और सबको 10 सालों से हम इस बातों पे कर रहे थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए पाकिस्तान में, और अफोर्डेबल हाउसिंग वो होनी चाहिए जो एक आम आदमी उसको ले सके, उसको पेमेंट कर सके, उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे सके और उसकी प्राइस ऐसी हो जो मिनिमम कहीं ना कहीं 30-35-36 लाख रुपए हो। तो इसी को डिज़ाइन करते हुए हमने इस्लामाबाद में एक लोकेशंस देखी, आपकी मुमताज़ सिटी एंड गंदारा सिटी एयरपोर्ट से जब निकलते हैं तो उसके साथ ही ये लोकेशन थी। और जब वो जगह देखी तो 5 स्टार होटल बन रहे थे वहाँ पे फार्म हाउसेस थे, वहाँ विलास बने हुए थे, वहाँ कमर्शियल एरिया था, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल एंड मॉस्क। तो ऐसा फील हुआ कि ये अफोर्डेबल लोगों को एक हाई लोकेशन में जगह होनी चाहिए, और उसी को वर्कआउट करते हुए तकरीबन हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए। कुछ हमारी बात मुमताज़ सिटी और गंदारा सिटी वालों से उन्होंने लैंड प्रोवाइड की और फिर हमने अप्रूवल्स में डाला, और इनिशियली ये प्रोजेक्ट हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ताकि लोगों को यकीन रहे कि हाँ ये अफोर्डेबिलिटी पॉसिबल है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की इस प्रोजेक्ट की, तो पूरा इस्लामाबाद काफ़ी लोग थे। और अच्छा, इसमें मोहसिन शेखानी साहब एक चीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट का सेक्टर है इसकी जो रेपुटेशनल इश्यूज हैं वो बड़े सीरियस हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर 100 केनाल ज़मीन है तो 500 केनाल ज़मीन बेच दी जाती है, और जो उसके बेनिफिशरीज होना चाहते हैं वो बाद में विक्टिम्स बन जाते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि जितनी आपके पास लैंड है उतना ही आप आगे आप डील कर रहे हैं और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बाद में विक्टिम्स ना हो? डेफिनेटली देखें, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक चीज़ें हैं, एक आप 40 साल से काम करते आ रहे हैं। ये MS होम्स कंपनी इंटरनेशनल काम कर रही है, ऑलरेडी दुबई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, UK में कुछ एक्टिविटीज़ है, कराची चल रही है, इस्लामाबाद में
6 में ये प्रोजेक्ट उन्होंने राबिया विलास के नाम से बनाया था, जो डिलीवर किया। किसी भी चीज़ को लोगों को देखने की ज़रूरत होती है कि उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उसने डिलीवर किया है, क्या उनके लोग उससे मुतमईन है, सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में जितनी आपके पास लैंड आप उतनी ही आगे बुकिंग करेंगे, ये व्हाट्स द प्लान? नहीं 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 नहीं, डेफिनेटली जितनी हमारे पास लैंड है उतनी बुकिंग करेंगे, और अगर कोई डिमांड इसकी बढ़ती है तो मजीद लैंड लेंगे, और उसके बाद इसके अप्रूवल्स के बाद चीज़ें। तो आपका प्रोजेक्ट ही अप्रूव्ड है? ऑफ कोर्स RDA से अप्रूव्ड है। अभी कुछ एक प्लॉट हमारा मुमताज़ सिटी का अप्रूव्ड है, एक गंधारा सिटी का अप्रूव है, बाकी 2 प्रोजेक्ट इसके अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक, इस पे एक चीज़ लास्टली बता दीजिएगा कि टैक्सेशन जो है वो हमेशा ही एक कंसर्न रहा। कुछ ऐसे बजट में खबरें आ रही हैं, 2 चीज़ें शायद पॉजिटिव हो रही हैं। एक तो जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी हुकूमत ख़त्म अगर कर देती है, और दूसरा ये लो कॉस्ट जो हाउसिंग है उसके लिए अगर प्राइम मिनिस्टर को पैकेज अनाउंस करते हैं, तो उस अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो ओवरऑल सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, रियल एस्टेट सेक्टर को और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कोई बूस्ट आपको लगता है कि मिलेगा बजट में? देखिए, डेफिनेटली जो हालात चल रहे हैं लास्ट 3 साल से, रियल एस्टेट का आपने देखा बुरा हाल है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। और जो टारगेट ऑफ कलेक्शन था, उन्होंने जब टैक्स बढ़ा दिए तो टारगेट ऑफ कलेक्शन 40% हो गया। जो 100 रुपीज़ थी उसकी जगह उन्होंने 40 रुपीज़ कलेक्ट किए। तो टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं, वो एक्टिविटीज़ रुक गई। तो हमने गवर्नमेंट को यही कहा कि जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं देंगे, ये टैक्सेस नहीं देंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पे 13-14% कॉस्ट आ रही थी, तो लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी पे लेना शुरू कर दिया। तो जब ये सारे कंसर्न हमने उनको बताए तो उन्होंने अभी FD के लिए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए भी कहा हुआ है, गेन टैक्स के लिए भी कुछ बातें हो रही है, और पहली प्रॉपर्टी लोग ले उसके लिए हम कह रहे हैं कि वो उससे पूछा ना जाए, इसलिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जब लेगा तो वो खुद ही आपको रजिस्टर्ड होगा आपके अकाउंट में, FPR में, और सारे महकमों में रजिस्टर्ड हो जाएगा, ताकि लोगों को, ओवरसीज पाकिस्तानी को कहीं कहीं मौका मिले। और लास्ट आपको पता है बेसिकली डॉलर का जो अप एंड डाउन था, आपका इंटरेस्ट रेट 20-22% था, तो कोई भी दुनिया में काम नहीं होते ना, सारे काम रुक गए, इंडस्ट्री रुक जाती है पूरी। इससे एलाइड इंडस्ट्री पूरी पाकिस्तान की चलती है। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो 60 इंडस्ट्रियां चलती है। मोहसिन साहब, वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, बिल्कुल आपने 2 जो पॉइंट्स रेज किए, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा थे, फिर जो डॉलर और रुपये की जो एक्सचेंज रेट था वो भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल था। बट इन दोनों एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 साल से आपको एक स्टेबिलिटी नजर आती है। तो लेट्स होप कि ये ट्रांसलेट होगी इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी, और रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।